हम्म, तो ये चीज़ हमने देख ली थी लास्ट में। हमने देखा था कि हमने क्रस्ट को देखा था पहले, है ना, उसके बाद मेंटल आया था और एक कोर आया था, हमने पता करी ऐसे करके। और फिर हमने देखा था कि 5 परतें अलग से बना ली थी। इनको 5 उन्होंने बोला, नहीं क्रस्ट बोला एक बार, कि कोई बोलते हैं क्रस्ट, एक परत बोलते हैं मेंटल, फिर कोर को 2 भागों में बोल ले रहे हैं, आउटर कोर और इनर कोर। तो 5 ही परत को लोग बोल देते इनर मोस्ट इनर कोर, ठीक, ये बोल देते हैं। लेकिन फिलहाल ये पढ़ते हैं, ये ज़्यादा क्रस्ट मेंटल कोर, कोर को ऐसे 2 भागों में बांट लिया ऐसे करके। लेकिन अब हमें ये पता है कि हमें ये देखना है कि कैसा था वो। ऊपर वाला स्थल मंडल था 0 से 100 तक, ठीक है, फिर 200 तक क्या था, दुर्बलता मंडल यानी प्लास्टिक वाली स्टेज, फिर 2900 तक ऐसा था, ऐसा कुछ था दुर्बलता मंडल, फिर से ठोस आया था, है ना, और फिर ठोस के बाद फिर द्रवावस्था मिला था हमें, फिर अंदर बिल्कुल फिर से ठोस मिला था हमें, ऐसा देखा था ना। 51-50 तक, फिर 51-50 तक जाते हैं, 51-50 तक, और यहाँ पे 6371 तक, ठीक। तो यानी कि ये क्या है, ये ठोस में मिलेगा सॉलिड, ये प्लास्टिक अवस्था में से मान लो P बना दे रहे इसको, और ये क्या है, ये भी ठोस मिलेगा, फिर ये लिक्विड में मिलेगा, और ये फिर से ठोस मिलेगा, ऐसे मिल रहा था हमें, ऐसे देखा था अंदर बिल्कुल ठोस में था। तो ये सब चीज़ हमें देखा था, स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, एस्थेन स्टेप वगैरह देखा था। अब हम लोग ये डाल लो हेडिंग कि हमने क्या करा था, यानी कि भूकंपी तरंगों ने हमें मदद करवा दी, हमें एंड में समअप कर दिया था लाइन कि अतः भूकंपी तरंगों से हमें पृथ्वी के परतदार होने की सूचना मिलती है, ठीक है, और इससे विश्वसनीय अनुमान लगाया जाता है पृथ्वी के अंतरिक्ष संरचना का, ये हमने देखा था। और अब इसके बाद में डाल दो कि पृथ्वी की जो परतें हैं, वो आप हेडिंग डालो, पृथ्वी की परतें, पृथ्वी की परतें, ठीक, ऐसे लिखो रासायनिक परतें, रासायनिक परतें, और एक होती हैं यांत्रिक परतें, 2 प्रकार की परतें होंगी, ठीक है, रासायनिक परतें और यांत्रिक परतें, ठीक। रासायनिक परतों में आपको पता ही है, एक हो गई भूपृष्ठ यानी क्रस्ट, और एक हो गया प्रावार बोलते हैं मेंटल, और कोर को क्या बोलेंगे, क्रोड या फिर अंतरतम, ठीक। इंग्लिश में पता ही है सबको, बार बार लिखना क्यों। फिर इसमें क्या है, ये 5 प्रकार बन जाएगी, स्थल मंडल, ठीक, और दुर्बलता मंडल, फिर हमने देखा इसको बोलते हैं मध्य मंडल, और बाह्य कोड, बाह्य कोड, और आंतरिक, आंतरिक कोड, ठीक है। ये 5 की बन गई पड़ते हैं अपनी, बाह्य कोड, आंतरिक कोड। रासायनिक परतों को ही हम संगठनात्मक परतें भी बोलते हैं, ये भी लिख लो, संगठनात्मक, ठीक, इसका इसी का दूसरा नाम क्या है, संगठनात्मक। देखा, अब जो ज़रूरी चीज़ है ना, अब हम डायरेक्टली क्या एक एक करके हेडिंग डाल लेते हैं, एक हेडिंग डाल लो, जैसे अब डायरेक्टली ऐसे चलते हैं, भूपृष्ठ, फिर प्रवार, फिर क्रोड, फिर स्थल मंडल, दुर्बलता मंडल, मध्य मंडल, बाह्य क्रोड, आंतरिक कोड, ठीक है। तो आपको आराम से पता चल जाएगी, ये 3 है, इसमें रासायनिक परतें आएंगी, वो यांत्रिक परतें आएंगी। तो एक भूपृष्ठ हेडिंग डाल लो, भूपृष्ठ, ठीक। देखो एक हमने डायग्राम बनवा देंगे एंड में, लिखने की जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो लिख लेंगे। जैसे अब क्या है, ऐसे देखो, ऐसे डायग्राम एक बनेगा एंड में, तो यहाँ पे 0 से लेके 30 किलोमीटर तक, ठीक है, यहाँ तक भूपृष्ठ माना जा रहा है, ठीक।
फिर हमने देखा कि कोनराड असंबद्धता आ रही है, वो 12 किलोमीटर पे है, तो वो ऊपरी भूपृष्ठ और निचली भूपृष्ठ को बांट दे रहा है। तो हम इसमें ये सब बातें लिखना उतनी उचित नहीं समझ रहे हैं मेरे हिसाब से, टाइम वेस्ट है कि हम लिखेंगे भूपृष्ठ की चौड़ाई अधिकतम 30 किलोमीटर तक मानी गई है, कोनराड असंबद्धता इसको ऊपरी भूपृष्ठ निचली भूपृष्ठ में बांट रही है। खाली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसे लिख दे रहे हैं चौड़ाई 30 किलोमीटर, 0 से 30 किलोमीटर ऊपर से, ठीक है, 0 से 30 किलोमीटर तक ऐसे लिख लिया। और फिर हम इसको बांट के लिख दे रहे हैं कि ऊपरी भूपृष्ठ निचली भूपृष्ठ ऐसे लिख दे रहे हैं, तो आपको पता ही है। और कोनराड असंबद्धता इसको काट रही है। हम जब फाइनल एक डायग्राम बनाएंगे उससे पता चल जाएगा। वैसे तो मैं चाह रहा था कि डायग्राम ही बनवा दूँ, ये 3 परतें ही और 5 परतें आपको अलग से एक डायग्राम में दिख जाएंगे और बड़ा सा डायग्राम, लेकिन कुछ जरूरी चीज़ें हैं वो आपको वहाँ पे समअप नहीं कर पाओगे, लेकिन समझने के लिए वहाँ पे यहाँ पे इसलिए लिख लो। तो आप क्या लिख, ऐसे क्या, इसको मैंने बोला कि चौड़ाई, इसमें चौड़ाई में लिख लो कि भाई 0 से 30 किलोमीटर, यानी ऊपर से बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं अभी अगली वाली में इसकी प्रवार की लिखवाएंगे, ठीक है, ये लिखवा रहे हैं 2900 किलोमीटर तक, तो समझ लेना कि 0 से 2900 किलोमीटर तक की बात है ये, यानी कि 2900 किलोमीटर तक की चौड़ाई है और 30 किलोमीटर तक तो ये है, यानी 30 के बाद शुरू हो रही है। ऐसे ऐसे लिख दें 30 से 2900 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चौड़ाई हो गई, ऐसे लिख लिया और इसके बाद लिख लो इसको 2 पार्ट में, यानी ऊपरी भूपृष्ठ, ये आपको पता लग जाएगा, और ऊपरी भूपृष्ठ में लिख देना यहाँ पे सियाल, और निचली भूपृष्ठ ऐसे से बिंदु बनाते रहो, ऐसे करें 1 बिंदु 2 बिंदु 3 बिंदु, चाहे ऐसे ही मैं डायग्राम बना लूँ, चाहे भूपृष्ठ की हेडिंग डाली, अभी मैंने डलवाई थी उसमें 3-4 बिंदु बनाए, फिर ये वाली हेडिंग डाली उसमें 3-4 बिंदु बनाए। निचली भूपृष्ठ इसमें लिख दिया सीमा, यहाँ से सीमा स्टार्ट हो गई, हमने कल बात कर चुके थे सियाल सीमा वाली बात कर दी, सुएज ने बताया था कि ये पहले से बोला था। और ये जब लिखा इसके बाद घनत्व लिख लो इनका, से आप नहीं लिखोगे, तो आपने ऐसे ऊपरी भूपृष्ठ लिखा, इसी ऊपरी भूपृष्ठ का घनत्व लिख लो 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। घनत्व, इसका घनत्व क्या लिखोगे, घनत्व ऊपरी पृष्ठ का घनत्व 2.7, ठीक है, मतलब 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका होगा, ऊपरी भूपृष्ठ का, और निचली का क्या होगा 3.0, यानी कि 3.0 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये घनत्व हो गया। ये इनका था, इन दोनों का। अब हम जो लिख रहे हैं एक पॉइंट जो इसका लिखा हमने, दूसरा लिखा, ये तीसरा लिखा, अब भूपृष्ठ का लिख रहे हैं टोटल भूपृष्ठ का आयतन, ठीक है, पृथ्वी के आयतन के 1%, यानी कि आयतन कितना है इसका 1% पृथ्वी के आयतन के, ठीक है, पृथ्वी के आयतन के, यानी कि ये समझो इसको क्या है 1% का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी का 100% आयतन होगा, तो 100% 1% आयतन भूपृष्ठ ले रहा है, ठीक है। और द्रव्यमान, ऐसा समझ में आई, आयतन का मतलब आयतन 1% क्या है, टोटल 100% है, 1% तो भूपृष्ठ ने कवर कर रखा है, बाकी में मेंटल प्रवार कोर्स का फैला हुआ लगा, ठीक। द्रव्यमान 0.5%, ठीक है, ये भी पृथ्वी के उससे, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान के, ठीक, ये हो गया, लिख लिया, इरेज कर दूं मैं, प्रवार वाले में लिखूं, ठीक, घनत्व यहाँ से लिख लिया होगा। अब प्रवार वाले पे आ जाओ हेडिंग डाल के, द्रव्यमान 0.5%, अब इसमें लिखो इसकी चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक होगी, आपको बताया 30 से 2900 किलोमीटर, चौड़ाई लिख लेना पहले, या ऐसे खाली लिख लो तो कुछ समझ में आ गया, 30 से 2900 किलोमीटर, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की चौड़ाई हो गई, ठीक है, ऐसे लिखोगे। पेरिडोटाइट, मतलब ऐसे पहले इसको सीमा परत भी कहा जाता है, सीमा परत भी कहा जाता। अब एक चीज़ समझो, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, देखो ये ना मेंटल है, इसको भी 2 भाग में, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल बांटा है, ठीक है, अपर मेंटल, लेकिन क्या ये दोनों सीमा है, दोनों में सीमा ही है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, उसमें कहता है एक में सियाल था एक में सीमा था, तो इसलिए दोनों में, तो हम दोनों को एक जैसा ऐसे लिख लिया, वरना हम ऐसे लिखते ऊपरी पर इसमें कुछ अलग है तो नीचे लिखते, दोनों में सीमा परत कहा जाता है इसको, ठीक है। पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट जो नाम है ना, पेरिडोटाइट
जैसी भारी चट्टानों से मिलकर, जैसी भारी चट्टानों से मिलकर बनी। देखो एक चीज़ यहाँ पे देख लो, देखो सिलिकॉन होगा, ठीक है, मैग्नीशियम है और आयरन है। सबसे भारी कौन है इनमें, यहाँ देखो सबसे भारी कौन है, जैसे आयरन, उससे कम ये, उससे कम ये, ठीक है। तो यानी कि अब जो है इसमें इसलिए सी मैग्नीशियम आ गया, तो मैग्नीशियम भारी तत्व नीचे मिल रहा है, पता है घनत्व जबकि ज़्यादा भारी तत्व नीचे मिल रहा है, तो इसे ध्यान रखना है। ऐसे करके गहराई के साथ में जो तत्व हैं उनका घनत्व बढ़ता रह जाए। तो ये लिख लिया आपने सीमा परत, ठीक। इसको ये जो प्रवार है इसको वाइट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, वाइट ऑफ अर्थ, वाइट ऑफ अर्थ, ठीक है, वाइट ऑफ अर्थ लिखो, वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। जल्दी लिख लो, जल्दी हो जाएगा, जो ज़रूरी है। वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। वाइट ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, जैसे अंडे का छिलका होता है ना, अंडे का छील, अंडे बिल्कुल वाइट होता है, ऐसे करके अंडे को छील बनाओ। ये क्या अंदर का हिस्सा ऐसे निकलता है ना, इसकी तुलना में करके इसको बोलने लगा। अंडे के आकार को, अंडे की संरचना, उसके आकार को ध्यान में रखकर। देखो ये पता ही है कि रिपेटी असंबद्धता होती है जो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांट देती है, ठीक है। जो हमने देखा ना कि ये वाली जो असंबद्धता है, ये वाली, ये रिपेटी असंबद्धता है, 700 किलोमीटर में मिलती है हमें, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को बांट देती है। तो ये लिखना जरूरी था, लिख लेगा, रिपेटी लिख लोगे, रिपेटी असंबद्धता 2 भागों में बांट देती, असंबद्धता 2 भागों में, इसे 2 भागों में बांट देती, ऊपरी और निचली, यानी ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार, ठीक है, यानी 2 परत में बांट देती है, रिपेटी से बदलती है। 700 किलोमीटर पे, ये भी ध्यान रखना, वो हम लोग भी देखेंगे। अब जो ऊपरी का घनत्व है 3.5, जो ऊपरी परत है इसका घनत्व कितना है, 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब 3.5 खाली लिख दो, घनत्व तो पता ही है, घनत्व लिखना है तो घनत्व लिखना चाहो तो लिख लेना। और इसका घनत्व कितना है, 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कभी का क्वेश्चन बन गया तो बन गया, बना इसे ध्यान, 3.5 इसका 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ऊपरी और निचली का। अब आयतन और द्रव्यमान लिख ले रहे हैं हम लोग। आयतन ऊपरी और निचली का नहीं, इन दोनों को मिलके पूरे प्रवार, जो पूरा प्रवार है ना, जो 30 से लेकर 2900 किलोमीटर, इस पूरे का आयतन बता रहे हैं। वो हमने 1% उसका आयतन था, 1% क्या, पूरी पृथ्वी का 100% है, तो पृथ्वी का 1% हिस्सा खाली पृष्ठ बनाने में चला गया, भूपृष्ठ बनाने में, ठीक। अब कितना हिस्सा इसमें जा रही है, बात समझ में आ रही है। तो हम आयतन लिखोगे, इसका आयतन है 84% और 67% द्रव्यमान, 84%, यानी आयतन कितना हो जाएगा, यानी प्रवार बहुत बड़ा, 30 से आ रहा है ना इतना यहाँ पे, 84% और लगभग 67% का द्रव्यमान। आयतन 84% और द्रव्यमान लिखोगे, यानी पृथ्वी के कुल द्रव्यमान के 67%, ये लगभग में सब कुछ चल रहा है, ठीक है, लगभग 67%, लगभग। और देखो कुछ ऐसे मिलेगा 66 पॉइंट कुछ मिलकर वो 67% ही आ जाएगा। ठीक है। अब क्या है, जो हमने ऐसे लिखा, ये ऊपरी परत में 3.5 इसका है, तो ऊपरी परत में से लिख लो तापमान यहाँ पे कितना होगा, गर्म होगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया तो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, और नीचे वाली में 3500। यहाँ पे तापमान कितना होगा, तापमान 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग यहाँ पे तापमान ऐसे चल रहे हैं। तो तापमान का अंदाजा भी आपको लगता रहेगा धीरे धीरे करके। ये तापमान है, ऐसे ऊपर लिख लेना तापमान, और वो घनत्व है ये, ठीक है, ये घनत्व है। इसीलिए जब तापमान इतना यहाँ पे गर्म है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पायरोस्फीयर भी बोलते हैं। पायरो का मतलब गर्म होता है, इसीलिए, यानी कि इसलिए ना पायरोस्फीयर भी कहते हैं इस परत को, प्रवार को पायरोस्फीयर भी कहते, या स्फीयर भी कहते, यानी पायरो का मतलब होता है गर्म, पायरो का मतलब, इसलिए पायरोस्फीयर भी कहते हैं प्रवार को। ठीक, अब फटाफट जल्दी क्रोड पे आ जा रहे हैं हम लोग। अब मैं ऊपर का यहाँ से याद कर रहा हूँ, क्रोड में लिख लो। देखो ये, अब देखो यहाँ पर देखो, समझो
जे जो यहाँ पर आए 2900 किलोमीटर तक है ये। अब यहाँ पे गुटेनबर्ग विशेष असंबद्धता है ना 2900 पे गुटेनबर्ग, तो आप कैसे लिखने में ये लिख सकते हो कि प्रवार और क्रोड को गुटेनबर्ग विसंबद्धता अलग करती है, यानी कि इसके बीच में भूपृष्ठ और इसके बीच में कौन सी असंबद्धता थी, मोह असंबद्धता 30 पे। फिर बाद में इसमें बीच में अपने आ गई वो कोनराड आ गई। अब ये मोह असंबद्धता और ये गुटेनबर्ग असंबद्धता, आप कह दोगे कि गुटेनबर्ग विशेष असंबद्धता है वो प्रवार और क्रोड को अलग कर रही है। बाद में इसके प्रवार के बीच में एक है वो रिपेटी असंबद्धता है, और बाद में यहाँ पर जो एक है वो क्या है लेहमैन, और यहाँ पर केंद्र मिल ही जाएगा पृथ्वी का। तो ये सब चीज़ें तो आपके क्या लिखने में लिख सकते हो। क्रोड वाले में एक बात है क्या लिख सकते हो कि जो क्रोड है ये प्रवार से गुटेनबर्ग विशेष असंबद्धता से अलग होता है, लेकिन इसलिए लिखना नहीं, खाली आप चौड़ाई का ध्यान रखो, चौड़ाई का अंदाज ला लो। ये कहाँ से 2900 से कहाँ तक होगी 6371 किलोमीटर, ठीक है 2900 से 6371 किलोमीटर। ठीक, नीफे परत भी कहते हैं इसे, नीफे परत भी कहते। अब क्यों कहते, क्योंकि फेरस और निकल की इसमें अधिकता ज़्यादा है, यानी लिखना है एन आई और एफ ई की अधिकता के कारण, एन आई और एफ ई, एन आई और एफ ई की अधिकता के कारण, यानी इसकी अधिकता का कारण एन आई और एफ ई की अधिकता, इसको नीफे परत भी कहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा बताया जाता है कि जो आयरन है ये एफ ई लगभग 80% यही है इसमें, ठीक है 80% पूरी परत में, तो ऐसे बताते हैं। अब आपको पता ही है कि इंगे लेहमैन वाले, ठीक है लेहमैन असंबद्धता वो इसको 2 भागों में बांट रही थी, ठीक है, तो यानी कि ऐसे लिख लो लेहमैन असंबद्धता एक ऊपरी और निचली बांट रही है, यानी कि जो ऊपरी और निचली, क्या ऊपरी के बल्कि बाह्य लिख लो, बाह्य और आंतरिक कोड कर रहे हैं ना, बाह्य कोड और आंतरिक कोड, तो ऐसे कर लो, यानी कि बाह्य कोड इसके घनत्व लिख लो और आंतरिक, ये 2 भागों में ऐसे बांट रहे हैं ना, ठीक। तो इनका घनत्व है 8 से 10 और 13 से 14, मतलब बाह्य वाले का क्या, बाह्य का एग्जैक्टली मैं फिर से देख लूँ, मैं सही लिखना है, हाँ 8 से 10 और 13 से 14, इसका घनत्व कितना है 8 से 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और 13 से 14 ऐसे करके ये वेरी कर रहा है थोड़ा, ठीक है। ये चीज़ 8 से 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और 13 से 14 ये नीचे आंतरिक वाले का है। ठीक है, और तापमान जो बाह्य का है 4500, इसका 5500 से 6000, इसका तापमान कितना है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड और 5500 से लेकर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान है। ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये तापमान है। अब वो डिग्री सेंटीग्रेड से आप अंदाजा लगा लोगे, तापमान लिखना थोड़ी पड़ेगा, तापमान लिखो, उसका तापमान इतना होता है, उसका तापमान तो अंदाजा लगा लोगे। अधिक घनत्व के कारण, ठीक है, इसको हम बैरी स्फीयर भी बोलते हैं। बैरी का मतलब होता है भारीपन, तो अधिक घनत्व के कारण इसे बैरी स्फीयर यानी बैरी का मतलब होता है भारी, बैरी स्फीयर भी कहते, अधिक घनत्व के कारण इसे बैरी स्फीयर भी कहते हैं। ठीक, आयतन लिख लो 15% और द्रव्यमान 32.5, आयतन कितना हो गया 15 और द्रव्यमान कितना हो गया 32.5, ठीक। खत्म। अब आ जाए स्थलमंडल पे, आए
चलो मैं ऐसे ही बिंदु बोलते रहता हूँ, तो आप लिखो स्थल मंडल में लिखो इसकी मोटाई औसत मोटाई 100 किलोमीटर। अब ये क्या है, अब देखो एक मैं बताता हूँ अभी आपको, रुक जाओ, फिर अब एक डायग्राम बनवा देंगे दोनों का। एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ऐसे मैं एक रफ पहले बना दूँ, फिर उसके बाद अच्छा से बनवा देंगे। तो ऐसे करके हमने ये बांटा, ठीक है। अब हमने देखी जब ये वाली परतें देखी, रासायनिक परतें देख रहे हैं, तो रासायनिक परतों में देखा क्या है, 0 से लेके हम 30 किलोमीटर पर हमें मिली पूरी भूपृष्ठ, और ये असंबद्धता हो गई मोह असंबद्धता। लेकिन फिर हमने देखा बीच में अगर 12 किलोमीटर पर और कोणार्क असंबद्धता आ रही तो ऊपरी निचली में बढ़ गया। फिर हमने देखा कि 2900 किलोमीटर तक जो इतनी मोटी परत मिल रही है वो क्या मिल रही है हमें, वो उसको बोल रहे हैं प्रावार यानी मेंटल। लेकिन फिर इसमें देखा हमने कोई असंबद्धता आ गई 700 किलोमीटर पे, वो कौन सी असंबद्धता हो गई, रिपेटी, और इस वाली असंबद्धता का नाम गुटेनबर्ग-बिशर्ट। फिर हमने देखा कि 2900 से 5150 तक, ठीक है, हाँ 5150 तक, ये क्या है, ये पहले दिखती तो पूरी करोड़ थी, लेकिन ये बाह्य करोड़ और आंतरिक करोड़ हो गई, ठीक है। और ये 6371 में मिल गया हमें केंद्र पृथ्वी का गेंद। तो अब क्या है, हमें क्या करना है, हालांकि इसमें मैंने बताते हैं इंगे लेमन असंबद्धता ये वाली, ठीक है, गुटेनबर्ग-बिशर्ट असंबद्धता ये है। अब जैसे ये हमने बांटा 0 से 30 तक ये वाली भूपृष्ठ, और ये यहाँ तक प्रावार, यहाँ तक करोड़ हो गई। इस वाले में क्या है, इसकी मोटाई की चौड़ाई अलग अलग हो जाएंगी ये परत की। हम इसमें 0 से 100 किलोमीटर पर देखेंगे, ये स्थलमंडल, ऐसी बात हो गई थी। 100 से 200 किलोमीटर पर दुर्बलता मंडल, ऐसी बात हो रही। तो इसकी चौड़ाई अलग अलग होंगी, तो ये दो डायग्राम अलग अलग बनेंगे, लेकिन एक हिसाब से 0 से जब यहाँ पे 100 किलोमीटर तक कहीं आओगे तो ये पूरा क्या होगा, ठोस में मिलेगा। लेकिन इस पर हमने रासायनिक परतों में देखा कि रासायनिक संगठन देखे इसके, कि कहाँ पे सियाल ज़्यादा है, कहाँ पे सीमा ज़्यादा है, कहाँ पे क्या है, तो इसके हमने रासायनिक केमिकल कंपोजिशन देखा, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। अब हम देख रहे हैं भौतिक दशाएं इसकी देखेंगे कि कैसे करके ठोस कहाँ है, द्रव कहाँ है, तो भौतिक दशाएं होंगी, तो इसमें अलग बनेगा। तो ये डायग्राम दोनों हम एक ज्वाइन कर लेंगे, बड़ा से अच्छे से बनाएंगे, और ये अलग अलग बना लो तो भी ठीक है, ये अलग ऐसे बना लोगे तो ऐसे कर लो क्रिएट, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होगी, और ये अलग बना लेना। इसमें आप यहाँ पे लिख लेना, किस लिखोगे ऐसे लिख देना, सियाल लिख लेना इसको, इसका घनत्व लिख देना, इसका तापमान अगर बताया है तो लिख लेना, इसमें सीमा लिख लेना ऐसे करके, इसका लिख लेना आप घनत्व यहाँ पर, और इस पूरे का यहाँ से लेके यहाँ तक आयतन एक हमने बनाया था वॉल्यूम, और एक बनाया द्रव्यमान बताया था, तो वो लिख दिया कि भाई इसका द्रव्यमान पृथ्वी के कुल द्रव्यमान के, ऐसे ही यहाँ पे इसका लिख दिया, आयतन लिख दिया, इसका द्रव्यमान लिख दिया, और इसको लिख दिया सीमा बोल दिया, इस पूरे को सीमा बोल दिया, ऐसे कर दिया जाए, पूरे को सीमा लिख दिया। फिर इसका घनत्व, ऊपर का घनत्व अलग लिख दिया, नीचे घनत्व अलग लिख दिया। ये एक डायग्राम में बना लेंगे, फिर बनवाएंगे तो आपको अच्छे से याद, फिर ये डायग्राम देखने तो पड़ेगी, अलग अलग देखने तो नहीं पड़ेगी, और ईजी हो जाएगा। तो स्थलमंडल में इसमें लिखो, मतलब उसकी मतलब औसतन मोटाई की, मतलब मोटाई या चौड़ाई 100 किलोमीटर, और वहाँ पे क्या है, कुछ विद्वान इसे 200 तक भी मानते हैं, लेकिन 100 किलोमीटर अभी लिखो आप, ठीक है। कुछ लोग तो 100 तक 200 तक भी मानते हैं इसको, स्थलमंडल को। तो स्थलमंडल में क्या है, 100 किलोमीटर, ठीक है। ठोस अवस्था मतलब उच्च दबाव, लिखो दूसरा पॉइंट इसी में लिखो, दूसरा पॉइंट, उच्च दबाव के अधीन ठोस एवं दृढ़ किंतु भंगु, ब्रिटल, भंगुर अवस्था होती है ना एक, मतलब बहुत क्षीण व्यवस्था, मतलब ठोस तो है ये, लेकिन इतनी भंगुर है, मतलब ब्रिटल है इतनी कि इन पर अगर चोट मारी जाए तो तुरंत चूड़ हो जाएंगी, चोट जाएंगी। फिर ठोस होने का मतलब है ठोस तो है लेकिन भंगु है बहुत, ठीक है, मतलब ब्रिटल बोलते हैं इंग्लिश में से, भंगु और भंगुर भी बोलते हैं, क्षीण बहुत क्षीण कमजोर। उच्च दबाव के अधीन ठोस, उच्च दबाव के अधीन ठोस एवं दृढ़ किंतु 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 दृढ़, दृढ़ कठोर, उच्च दबाव के अधीन चट्टान, ये चट्टान है 100 किलोमीटर की, ठोस एवं दृढ़ किंतु भंगु, किंतु भंगु होती है, भंगु, भंगु छोटा, और ब्रिटल बोलते हैं इंग्लिश में से, BRITTLE, BRITTL, मतलब बहुत छीड़, बहुत कमजोर, भंगुर, भंगुर भी बोलते वर्ड आता है कि वाले चोट मारी तो चूड़ा चूड़ा हो जाएगा, ठोस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक, ये बात समझ में आ रही है, इसका मतलब क्या है। और बस इसको स्थलमंडल तो बोलते, पता ही आपको। अब ये लिख लो, दूसरा पॉइंट लिख लो, भूगर्भ से विमोचित होने वाली ऊष्मा, भूगर्भ से, इसी के अंदर तीसरा पॉइंट बनेगा। पहला आपने औसतन मोटाई लिखी 100 से 200 100 किलोमीटर, फिर आपने लिखा कि भाई ये उच्च दबाव के अधीन, फिर आप पॉइंट लिखो भूगर्भ से विमोचित ऊष्मा, यानी रिलीज ऊष्मा होती है, हीट, भूगर्भ से विमोचित ऊष्मा के अधीन
स्थलमंडल कई छोटे बड़े खंडों में विमोचित ऊष्मा के अधीन स्थलमंडल कई छोटे बड़े खंडों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। जिन्हें स्थलमंडल कहा जाता है, स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है, ये लिखना, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। भूगर्भ से विमोचित ऊष्मा के अधीन कई स्थलमंडल कई छोटे बड़े खंडों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। ये स्थलमंडलीय प्लेट कहा जाता है। ठीक है, मतलब स्थलमंडलीय प्लेट अभी हम आगे पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा स्थलमंडलीय प्लेट क्या है। विवर्तन की प्लेट हम देखेंगे कि जिनकी वजह से भूकंप वगैरह आते हैं, ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप वगैरह आते हैं और भी चीज़ें निर्माण होता है, पहाड़ों का निर्माण होता है, गॉर्ज बनती है, बहुत बड़ी बड़ी खाइयाँ बनती हैं, सब हम देखेंगे आगे। ये चीज़ समझ में आई। अब हम लिखो ऐड दूसरा दुर्बलता मंडल डालो। दुर्बलता मंडल भाई लिख लो इसकी। एक तो लिखो क्या 100 से 200 किलोमीटर, यानी कि आप 100 किलोमीटर तक वो हो गई, 100 से 200 किलोमीटर ये हो गई। प्लास्टिक अवस्था लिखो, प्लास्टिक अवस्था में होती है, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अर्धगलित अवस्था। ठीक है, वो लिखी थी आपने ठोस, और ये होगी प्लास्टिक अवस्था। ठीक है, ये लिखो। इसका नाम आपको पता है, हमने लिखवाया था जब वहाँ पे लिखा था ना, जब हमने लिखा था पीछे, तो इसको निम्न वेग मंडल भी बोलते ना, ये ध्यान रख लेना। निम्न वेग, लो वेलोसिटी। ठीक है, निम्न वेग मंडल भी बोलते हैं। ऐसे लिख लो। कुछ लोग इसे तरंग सूचक, वेव गाइड भी बोलते हैं। इससे क्या दुर्बलता मंडल क्या बोलते हैं? तरंग सूचक। मतलब कुछ लोग इसे तरंग सूचक भी बोलते हैं, तरंग सूचक, वेव गाइड, GYD, वेव गाइड, तरंग सूचक, यानी इसे तरंग सूचक भी कहते हैं। ठीक है, आपको ये पता है, लिखना जरूरी है कि भैया यहाँ पे प्लास्टिक अवस्था में क्या होता है कि कुछ चट्टान के खनिज होते हैं वो पिघल जाते हैं दबाव तापमान के अधीन, कुछ नहीं पिघलते तो चिपक जाते हैं। ठीक है, बस ये लिख लो कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, इसमें अगला पॉइंट लिखो, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान इसी क्षेत्र से मैग्मा की आपूर्ति होती है। जो नीचे से मैग्मा निकलता है, जो ऊपर आकर लावा बनता है, तो ज्वालामुखी क्रिया होती है तो यहीं पर से निकलता है। हम मानते हैं कि लावा आता है वो यहीं से आता है। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान इसी क्षेत्र से मैग्मा की आपूर्ति होती है। और लिखो इसे, अतः इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं, अतः इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। देखो ना, इसे मैग्मा चैम्बर होता है ना, कि वहाँ चैम्बर आया ना। एक पॉइंट और लिख लो जो जरूरी है, इसमें लिखो स्थल मंडल के अंतर्गत, और समझते हुए लिखना है इसको, स्थल मंडल के अंतर्गत। अब जो स्थल मंडल ऊपर लिखे आए उसकी बात भी लिख रहे हैं हम। स्थल मंडल के अंतर्गत संपूर्ण भूपृष्ठ, आपको इधर से इधर कूदना पड़ेगा। क्या समझो, ये कितना भूपृष्ठ कितना था, 0 से 30 किलोमीटर ना, और ये 0 से 100 है, तो 30 तो इसमें समा जाएगा ना, 30 तो इसमें समा जाएगा। तो इसे बोलना है कि स्थल मंडल के अंतर्गत, यानी 0 से 100 के अंतर्गत पूरा 30 तो आ जा रहा है, तो अगर स्थल मंडल के अंतर्गत संपूर्ण भूपृष्ठ, ठीक, स्थल मंडल के अंतर्गत संपूर्ण भूपृष्ठ तथा मेंटल का सबसे ऊपरी, इसको मेंटल ही लिख रहे हैं हम लोग, ये मेंटल है, प्रावार, इसको हिंदी में प्रावार बोलते हैं, तो आप लोग ऐसे ही मेंटल भी लिख लो, क्योंकि प्रावार उतना पिछले शब्द नहीं, मेंटल ये लिखेंगे ऐसे करके, इंग्लिश में मेंटल बोलते हैं तो मेंटल ऐसे कर लिख लो। ठीक, तथा मेंटल का सबसे ऊपरी लगभग 70 किलोमीटर मोटाई, सबसे ऊपरी लगभग 70 किलोमीटर मोटाई वाला भाग शामिल होता है। देखो ये बताना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, 0 से लेके 30 और
आपका ये हो गया 2900 तक। तो ये जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका स्थलमंडल कहाँ तक, आपका स्थलमंडल है 100 तक, ये 100 वाला, ठीक है। अब 100 में 70 यहाँ से भी मिलेगा ना, 70 ये मिलेगा। तो हमने लिखा था कि अभी लिखा है कि स्थलमंडल में, ठीक है, संपूर्ण भूपृष्ठ तो ये संपूर्ण आ गया पूरा 30 किलोमीटर, और प्रवार का यानी मेंटल का लगभग 70 किलोमीटर ये यहाँ से ले लिया, तो आ जाएगा ना 70 किलोमीटर 100 तक है ना। तो इसलिए हमने लिखा शामिल होता है, जबकि, अब अगली लाइन से लिखो, जबकि लिख के, जबकि फिर अगली लाइन से लिखो, स्थलमंडल के अंतर्गत संपूर्ण भूपृष्ठ तथा मेंटल का सबसे ऊपरी भाग लगभग 70 किलोमीटर मोटाई वाला भाग शामिल होता है। जबकि, अब अगली लाइन से लिखो, जबकि अगली लाइन से लिखना, दुर्बलता मंडल के अधीन, दुर्बलता मंडल के अधीन इसके नीचे का भाग, इसके किसके, मेंटल के नीचे का भाग, जो 70 किलोमीटर के बाद का भाग है, इसके नीचे का भाग आता है, इसके नीचे का भाग आता है। जो इसके लिख रहे हो आप, ये प्रोनाउन लिख रहे हो, इसके का मतलब किसका, जो मेंटल है उसके 70 किलोमीटर के नीचे वाला भाग, इसके नीचे का भाग आता है। अतः सामान्य रूप में यह कहा जाता है, अतः सामान्य रूप में यह कहा जाता है, अतः सामान्य रूप में यह कहा जाता है कि स्थलमंडल दुर्बलता मंडल पर गतिशील है। देखो, स्थलमंडल के अंतर्गत संपूर्ण भूपृष्ठ तथा मेंटल का सबसे ऊपरी भाग लगभग 70 किलोमीटर मोटाई वाला भाग शामिल होता है, जबकि अगली लाइन से लिखोगे फिर दुर्बलता मंडल के अधीन इसके नीचे का भाग आता है। अतः सामान्य रूप में यह कहा जाता है कि, अंडरलाइन कर लेने इस वाली बात को, स्थलमंडल दुर्बलता मंडल पर गतिशील है। यानी कि जो दुर्बलता मंडल है ना, प्लास्टिक अवस्था में हल्का हल्का, इसके ऊपर तैर रहा है स्थलमंडल, ठीक। अब अगली लाइन से इसी वाले पॉइंट में लिखो, इन दोनों परतों की कौन कौन सी, स्थलमंडल और दुर्बलता मंडल, ठीक है, स्थलमंडल और इन दोनों परतों की अंतरक्रिया से, इन दोनों परतों की अंतरक्रिया से भूपृष्ठ पर विवर्तनिक घटनाओं का जन्म होता है। इन दोनों परतों की अंतरक्रिया से भूपृष्ठ पर विवर्तनिक घटनाओं का जन्म होता है। विवर्तनिक, टेक्टोनिक प्लेट, विवर्तनिक, विवर्तनिक, विवर्तनिक घटनाओं का जन्म होता है। ये हम पढ़ेंगे, विवर्तनिक घटना आगे होगी, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी हम बैकग्राउंड बना रहे हैं ठीक से, ठीक है। अब देखो, बस दो लाइनें बची हैं, मध्यमंडल के बारे में, बाह्य कोड के बारे में, आंतरिक कोड के बारे में, फिर एक फाइनल डायग्राम, फिर रोक देते हैं। इतना समय है, ठीक है ना, इतना देखिए। अब जरा लिखो मध्यमंडल, लिखो, बहुत जल्दी हो, मध्यमंडल लिखो, बस ऐसे लिख लो, बस 200 से कहाँ तक जाएगा, 200 से 2900 किलोमीटर तक है ये, बस लिखो, बस इसमें लिख दो 200 से 2900 किलोमीटर, और लिख देना बस इसको ठोस अवस्था, इसकी अवस्था लिख दो, बस इतना लिख दो, और कुछ नहीं इसमें। 200 से 2900 किलोमीटर, लिखा, ठोस अवस्था में है ना, ये तो कल हमने पढ़ा था, ठोस अवस्था में। बस अब अगले बाह्य कोड में आ जाओ, बाह्य कोड में लिखो, इसकी मोटाई कहाँ से कहाँ तक होगी, वो तो 2900 से 5150 तक लिखो। नहीं समझ में आया भाई, इसमें देखो, इसमें मध्यमंडल में आपको लिखना था 200 से लेके 2900 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई मोटाई है, ठीक है। और आपने इसमें लिखना था कि क्या, ठोस अवस्था में, इसकी अवस्था ठोस है, ये ठोस है, ये वाला ठोस था स्थलमंडल, ये प्लास्टिक में है, ये ठोस में आया फिर से, ठीक। आपने लिखा, अब इसमें बाह्य कोड में लिख लोगे 2900 से 5150 किलोमीटर तक, और ये लिखोगे द्रव अवस्था में है, ऐसे लिखो। बाह्य कोड को बोल रहे हैं, बाह्य कोड को लिखोगे अब आप। अब एक बस फाइनल डायग्राम बना लोगे, फिर ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला पार्ट हो गया हमारा। बाह्य कोड लिख लिया पहले, बाह्य कोड में क्या लिखा कि 2900 से 5150 तक है, ये लिखा।
और उसी में लिखो द्रव अवस्था में लिखा। इसी बाद में एक और लिखो कि यहाँ नीफे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखो Fe और Ni, यहाँ Fe और Ni या Ni और Fe, कुछ भी लिख लो। नीफे मतलब वही निकल ऑफ फेरस, हाँ, यहाँ नीफे या फिर Fe और Ni या Ni और Fe, कुछ भी लिख लो, बात एक ही है, आपको पता है। यहाँ नीफे का तप्त चालक, तप्त मतलब गर्म, तप्त चालक द्रव गति करता है, तप्त चालक द्रव, तप्त चालक द्रव गति करता है। तप्त, तप्त मतलब तपा हुआ, गर्म, बिल्कुल गर्म, तप्त, तप्त चालक द्रव, चालक द्रव मतलब जो चलायमान है, और द्रव मतलब लिक्विड अवस्था में है। चालक द्रव गति करता है यानी बाह्य क्रोड में बहुत गति करता है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, जिससे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। यानी हमने बात करी थी, यानी क्या, देखो पृथ्वी ऐसी है ये, ठीक, और ये 2900 किलोमीटर के बाद का एरिया है, ये ठोस एरिया इतना है, यानी ये पृथ्वी का केंद्र है। यहाँ देख पा रहे कोई, ना ये केंद्र है, सेंटर, ये यहाँ द्रव भरा हुआ है, ठीक, और ये इतनी तेज़ी से घूम रही, जो पृथ्वी हमने बताया ना 1700 किलोमीटर की लगभग रफ्तार है, 1700 किलोमीटर पर आवर, इतनी तेज़ पृथ्वी घूम रही है। जब आप किसी घुमाओगे, इसके अंदर द्रव अवस्था में भरा ही घूम रहा है, इतनी तेज़ घूम रहा है, और ये चुंबकीय गुणों से संपन्न है ये पदार्थ, तो ऐसे करके पृथ्वी के चुंबकीय फील्ड क्रिएट हो गई है पृथ्वी की चारों तरफ, जो पृथ्वी की कई चीज़ों से रक्षा कर रही है। वो हम बात पढ़ेंगे उसमें भी, जो सूर्य से किरणें वगैरह आ रही हैं जो हमारे हानिकारक है, वो ऐसे कर चुंबक क्रिएट हो जाती है ना, हमने बताया ना। अगर मैं आप चुंबक रखते हैं एक नॉर्थ पोल साउथ पोल रखते हो आप, तो उसके पास एक बोले जाते हो कील ले जाओ, निडल ले जाओ, तो यहाँ तक तो नहीं आएगी। जब आप यहाँ पे लेके आए और तब भी कुछ नहीं, जब यहाँ लेके आओगे तो अपने आप खिंच जाती है। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ पोल से ऐसे कर चुंबक के, आपने बचपन प्रैक्टिकल वगैरह होगा, साइंस वाला प्रैक्टिकल करवाते हैं, ऐसे करके उन्होंने चुंबक फील्ड क्रिएट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी इतने बीच में अगर कोई एरिया कोई लोहे की चीज़ आ गई, कोई जैसे आ गई जिसमें चुंबकीय गुण है, तो उसको अपनी तरफ खींच लेगी, ठीक। तो ये पृथ्वी के ऐसे घूमने के कारण ये नीफे, इसमें इतनी तेज यहाँ पे नीफे भरा हुआ है, यहाँ पे तो ये 2900 के बाद है, ये 5150 है, ये 5150 की लाइन है, यह केंद्र हो गया, यहाँ ठोस अवस्था में ये सब अंदर का, तो ये घूम रहा है, इतनी तेज़ से घूम रहा है, 1700 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, इतनी तेज़ घूमने के कारण इसमें वो हो जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट। अब अगला लिख लो आंतरिक कोड में, यहाँ पर लिख लो आंतरिक कोड में क्या है, उच्च दबाव के अधीन नीफे ठोस अवस्था में। वो हम कल लिख चुके थे कि अति संपीड़ित अवस्था प्लाज्मा अवस्था है, ऐसे हमने कोई बात लिखी थी, अति संपीड़ित अवस्था में प्लाज्मा लिखा था कि विद्यमान से बताते हैं कि भैया अति संपीड़ित अवस्था में है ये, तो भाई इसको उच्च दबाव से ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है। बस ये कुछ लोग इसे बताते हैं कि बहुत संपीड़न होने के कारण ये प्लाज्मा अवस्था में है, लेकिन इतना व्यवहार ठोस की तरह कर रहा है। अब एक फर्स्ट फाइनल एक डायग्राम बना ले रहे हैं हम लोग। यह उच्च दबाव के अधीन लोहा और निकेल ठोस अवस्था में है, और गहराई आपको पता है 5150 से 6371 किलोमीटर। उच्च दबाव के अधीन, यानी कि आंतरिक कोड में उच्च दबाव के अधीन लोहा और निकेल ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है उच्च दबाव के अधीन। और ये कहा कि कल हम बात लग चुके थे जब भूकंपी तरंग पढ़ रहे थे कि कुछ विद्वान बताते हैं कि अति संपीड़ित अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है, लेकिन ये अवस्था ठोस नहीं है, ये ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है। दरअसल ये अति संपीड़ित प्लाज्मा अवस्था है, कुछ विद्वान इसे ऐसा बताते हैं, ठीक है। ये भी हम लिख चुके, ये लिख चुके ना, पीछे हम पीछे लिख चुके, नहीं लिखा है, नहीं लिखा तो लिख लो, इसी वाली परत में लिखो, यहाँ पे लिखो, यद्यपि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अति संपीड़ित प्लाज्मा इसी वाले आंतरिक कोड वाले में इसकी अवस्था बता रहे हैं, आंतरिक कोड की अवस्था कैसी है। यद्यपि कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अति संपीड़ित प्लाज्मा, सुपर कंप्रेस्ड प्लाज्मा, हाँ अति संपीड़ित, ठीक है, संपीड़ित नहीं, पीड़ित मत लिख देना, पीड़ित नहीं है, पीड़ित, कंप्रेस, संपीड़ित अवस्था प्लाज्मा, अति संपीड़ित प्लाज्मा अवस्था में होनी चाहिए, यानी कि सुपर कंप्रेस्ड
प्लाज्मा। यानी कुछ विद्वानों का मानना है कि यह अति संपीड़ित प्लाज्मा अवस्था में होनी चाहिए ये वाली परत, किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस की तरह व्यवहार कर रही है। किंतु अत्यधिक दबाव के कारण यह ठोस की तरह व्यवहार कर रही है। ठीक, आई बात समझ में। अब एक फाइनल डायग्राम बना लो जो आपको ठीक, ये आप लोग सीधी लाइन खींच लेना, हमने जैसे खींची हमसे खींच ली हमने। ज्योग्राफी वाला पोर्शन है हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये भी गड़बड़ कर रहा है। पढ़ेंगे हम अभी ज्योग्राफी, ध्यान रख देना। यानी कि आपने देखा कि स्थल मंडल तो ठोस है, दुर्बलता मंडल प्लास्टिक अवस्था में, फिर आपने देखा मध्य मंडल वो ठोस है, ठीक, और हमने देखा बाह्य क्रोड वो क्या है, द्रव में, और आंतरिक क्रोड क्या, ठोस में। लेकिन कुछ लोग इसे अति संपीड़ित प्लाज्मा अवस्था बताते हैं, और जो अत्यधिक दबाव के कारण ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है नहीं। ये फाइनल डायग्राम बना लो, फिर हमारे खत्म चैप्टर। इसको आधा बांट लें। तो देखो कहीं पे ऐसे करके पहाड़ मिलेंगे आपको। देखो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला हिस्सा मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे छोटा लिख देना रासायनिक परत बता कि हाँ दोनों पे पता है आपको। देखो आपने वो एक्स्ट्रा मेहनत तो बना लिया था, हमने बताया था कि आपको स्थल मंडल, आप क्या करना, रासायनिक परत जो आपने लिखी उसके नीचे आप ऐसे करके एक छोटा सा बनाओगे, यहाँ पे 0 लिखोगे, यहाँ पे 30 लिखोगे, फिर उसके बीच में 12 लिख दोगे, उसके बीच में सच ऐसे लिख दोगे, रासायनिक परत का बन जाएगा। वो हमने बताया। एक आपने भौतिक दशाओं के बीच में ऐसे करना, 0 लिखना, 100 लिखना, स्थल मंडल लिखना, और वहाँ पर 200 लिखना, वो बनाना दुर्बलता मंडल, ऐसे करके बना दोगे तो छोटा छोटा अलग बन जाएगा। एक बड़ा सा फाइनल एक पेज में पूरा ऐसा बना लो, जिससे कंपेरिजन पता जाएगा कि 0 से 30 तक तो यहाँ रासायनिक परत है, और जैसे ही यहाँ पर 100 बढ़ेंगे तो इसमें शामिल जोदारी परत, तो आपको कंपैरेटिवली दोनों चीज़ दिख जाएंगी। और बाकी मर्जी है, मैं बना दे रहा हूँ, इससे क्या कंपैरिजन करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा यांत्रिक परतों का नहीं है, ये वाला कौन सा है, रासायनिक परतों का, वो वाला यांत्रिक परतों का हिस्सा है। तो यांत्रिक परतों में ऐसे कुछ कहीं पे ऐसे पहाड़ दिखेंगे ऐसे करके, ठीक है, और कहीं पे ऐसे आपको ये समुद्र वगैरह भी दिखेंगे, तो उनकी भी कुछ गहराई होगी, ठीक है, ऐसे होगा। ये बना के चलेंगे। अब हम क्या करें, 100 तक बांटना, 30 तक बांटना है, ठीक है, तो 100 200 ऐसे बांट ले पहले, 30 यहाँ तक अगर करेंगे हम इसको, ये हो गया 30 हमारी परत। और यहाँ तक हमने मान लिया 100 हो गया ये। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 30 और 100 का, फिर ये हो जाएगा 200 और ये 700। सौ की एक पूरी चली जाएगी। फिर 51-50 की पूरी चली जाएगी। ठीक, ये 0 किलोमीटर, ये आपका 100 किलोमीटर, ये 200 किलोमीटर, ये हो जाएगा 2900 किलोमीटर, ये 51-50 किलोमीटर, और ये 6371 किलोमीटर। केंद्र हम पहुँच गए। और ये वाला जो इतना है, इतना हिस्सा 30 किलोमीटर का यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे यहाँ लिख लिया बाहर, तो ऐसे कर लो, ठीक।
अब इसी में आप जो यहाँ समुद्र है ना, यहाँ ध्यान रखना इसके नीचे से बनाना है ऐसे करके, समुद्र की तली से ऐसे आएगा ये कोनराड असंबद्धता, ये इसकी समुद्र की तली से, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये हम थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे। ये आपको 12 किलोमीटर ऐसे मिलेगा, ठीक। और ये तो है ही, आपकी पता है 700 किलोमीटर आपको मिला है। और ये क्या है, 2900 किलोमीटर है। और ये 5150 है। देखो अगर नहीं बनाना भी तो समझ तो लेना भी, ठीक है, कैसे बन रहा है। फिर आप बनाते हो आपको कन्फ्यूजन होगा, देखोगे भी नहीं कैसे। ये क्या है हमें पता ही है, ये चल रहा है रासायनिक परतों का संगठन चल रहा है, ये भौतिक दशाओं का चल रहा है। 2951-50 की दोनों एक जैसी है कैटेगरी, इसमें अलग अलग है। अब इसको आपको पता ही, इनको क्या क्या बोलते हैं, ये कोनराड असंबद्धता है, इसी में लिख लोगे ना ऐसे करके, तो कोनराड असंबद्धता, ठीक है। और ये हो जाएगी 30 पे कहते हैं मोह असंबद्धता, ऐसे करके मोह असंबद्धता। तो आपको हमेशा याद आएगी। 700 पे कौन सी थी, रिपेटी असंबद्धता, ठीक। और ये 2900 पे कौन सी है, गुटेनबर्ग। ये इसके बाद तो पढ़ने के पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी, डायग्राम देख लिया करो हर बार। विशर्ट असंबद्धता, ठीक। और 5150 पे कौन सी है, इंगे लेहमैन, यानी लेहमैन खाली लिखी, लेहमैन असंबद्धता, ठीक। अब अच्छा 0 से 30 किलोमीटर तक, यानी इसको आप क्या बोलोगे, ऐसे करके भूपृष्ठ, है ना। और ये 30 से कहाँ तक, 2900 तक, इसको आप बोलोगे क्या, प्रावार, यानी कि मेंटल लिख लो ऐसे, मेंटल, ठीक है। और इसको 2900 से लेकर 6371 तक ये क्या हो जाएगा, करोड़, ठीक। अब ये क्या है, अब जो आधा आधा बटा है, 700 ऊपर का हिस्सा हो गया ये, अब यहाँ पे आप लिख लोगे ऊपरी और निचले, यहाँ वो हो गया। अब इसमें क्या है, इनके घनत्व भी साथ साथ में लिख लोगे, तो ये हो जाएगा कि पूरी एग्जैक्टली हो जाएगा। अब जो भूपृष्ठ लिखा, भूपृष्ठ में आप यहीं पे साथ में लिखो 1 और 0.5, यानी कि आयतन क्या लिखोगे आप, यहीं पे भूपृष्ठ में लिख दो आयतन 1%, 0.5% इसका हो गया द्रव्यमान 0.5%। अब जब इसकी बात हो रही, इसके में आयतन लिख लो, यहाँ पे इसका भर के द्रव्यमान लिख लो यहाँ पे, तो ये डायग्राम से सब कुछ मिल जाएगा आपको। और इसका आयतन लिख लिया करोड़ का, और द्रव्यमान लिख लिया, ठीक है ना। इसका 84% है लगभग, इसका 84, 67, 15, 32.5, 84%, 67%, 15%, 32.5%, ठीक, ये हो जाएगा। अब जो इसका घनत्व लिख लो, चाहे इधर लिख लो घनत्व, तो आपको पता चल जाएगा, नहीं यहाँ भी लिख सकते हो, ऊपरी निचले में अलग अलग घनत्व ना। 2.7 है, उसका 3 है। ये क्या है, सियाल है, इसको बोलेंगे सियाल बोलेंगे, इसको सीमा बोलेंगे। और इसका घनत्व आप लिखोगे क्या, घनत्व लिखोगे 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो गया 3, ठीक है। 3 तो 3.0, 3 ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यूब। देखो एक क्वेश्चन कोई पूछ लेगा, यहाँ पे एक बार ध्यान दो, जो कोनराड असंबद्धता है ना, वो क्या करता है, भूपृष्ठ को 2 भागों में बांटता है, ठीक है। और जी सागर तल है, ये सागर है, सागर का तल है, ये सागर है, पहाड़ है, तो सागर का तल क्या है, सागर का तल निचले भूपृष्ठ से ही शुरू होता है, यानी कि इसके नीचे आपको, सागर के नीचे कोनराड असंबद्धता नहीं मिलेगी। कोई आप सोचो कि सागर के नीचे जाके कोनराड असंबद्धता है ही नहीं आप सागर के नीचे, क्योंकि कोनराड असंबद्धता भूपृष्ठ को 2 भागों में बांटता है, और कोनराड असंबद्धता तक यहाँ से 10 किलोमीटर तक की चौड़ाई पाई जाती है, यानी कई बार सागर ऐसे तक भी कह रहे हैं, ऐसे भी कह रहे हैं, तो कोनराड असंबद्धता ऐसे हो जाएगी यहाँ से, ठीक है, ध्यान रखना। तो सागर की मोटाई 10 से 11 किलोमीटर बताई गई, तो ये 12 किलोमीटर पाएगा, कहीं पर 10 से 15 किलोमीटर तक भी सागर गहरा है, ऐसे करके, तब वहाँ पर बात हो रही है। तो ये हो गया सीमा हो गया, और यहाँ पे ये पूरा ये भी सीमा है, ठीक है, ये भी सीमा है, ये आपका नीफे है, ये भी नीफे है, ठीक। अब आप इसमें इसके घनत्व लिख लो यहाँ पे ऐसे करके, इसका घनत्व लिख लो,
इसको आपको पता है, इसको हम इस पूरे को क्या बोलते हैं, दूसरे पायरोस्फीयर भी बोलते हैं गर्म के कारण, और ये मैग्मा चैम्बर भी है। ठीक है, ये जो पीछे बाहर लिखी है बात है, जो ज़रूरी बात है सीम हो गए। इसका घनत्व लिख लोगे, इसका घनत्व कितना था, 3.5 था लगभग। और पेरिडोटाइट चट्टान, भारी चट्टान, पायरोस्फीयर 3.5, और इसका 5 है ना, ऐसे तो लिखा था। हाँ, 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका 5 ऐसे करके लिख लोगे भी। यहाँ पे हम पहुँच जा रहे हैं 5 ग्राम, चलो करवाई दे पूरा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसका लिखो घनत्व, इसका नीफे घनत्व हो जाएगा कि 8 से 10 और 13 से 14 इसका था, ऐसे करके 8 से 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और 13 से 14 इसका था, 13 से 14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ये चीज़ बोर्ड पे दिख जाए, मैं बोल भी रहा हूँ इसलिए। अब इसको क्या इसी में भर लो। ये आपको पता है ऊपर और नीचले की बात नहीं हो रही, ये बात हो रही है पेरिडोटाइट चट्टानों से बना हुआ है ये और ये दोनों, जैसी भारी चट्टानें हैं। पायरोस्फीयर भी कहते थे, पायरोस्फीयर भी कहते हैं, आपको पता है। वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं इसे, वाइट ऑफ अर्थ भी कहते हैं। ये पता होना कि ये चट्टानें, पेरिडोटाइट चट्टानें, भारी चट्टानें, इनसे बना होता है। और ये पायरोस्फीयर और ये वाइट ऑफ अर्थ इसे कहते हैं। ठीक है, और ये इन दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, इसलिए ऐसा कर सकते हो। इसको आप किसी पेन से इसको मोटा कर सकते हो यहाँ से, जिससे आपको पता चले ये को ये यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये आपको बदल जाए। ये पूरा एक बात बता रहा है, ये हमारे इसके बारे में हो गया। और अगर लिखना चाहो तो इनका तापमान लिख लो, यहाँ पे कितना 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बताया। अब उसमें आ जाओ, उसमें सिंपल है। उसमें क्या करना है आपको, बस कुछ नहीं करना है। ये आप कोई भी एक एंगल बना दो, द्रव को, ये वाला द्रव, ये प्लास्टिक अवस्था है और ये द्रव्य अवस्था में ना, ये ठोस दुर्बलता मंडल ये हो गया प्लास्टिक अवस्था में। फिर ठोस मिलेगा आपको, हाँ, तो ठोस और द्रव। अब द्रव जो ये वाला द्रव है, इसको द्रव में आप कैसे भर दो, ये द्रव हो गया, किसी लाल वाल से किसी भर लो, ऐसे करके, ऐसे ऐसे द्रव में भर लो। हालांकि मैंने देखा था कि वीडियो में ये लाल मार्कर दिख नहीं रहा था शार्प, लेकिन फिर भी ये लाल मार्कर से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ये द्रव अवस्था में ऐसे बना लोगे, आपको तो आइडिया लग जाएगा अलग अलग पेन का यूज़ करके। और यहाँ लिख लो बड़ा सा द्रव, बीच में थोड़ा सा द्रव अवस्था। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे क्या द्रव अवस्था में क्या नीफे वगैरह आप लिख रखा है, तो चाहे ब्रैकेट में ऐसे लिख लो नीफे, जो नीफे यहाँ पे, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे नीफे पर आता है, ये तो नीफे है। यहाँ पे नीफे घूम रहा है बहुत तेज़ी से, जिसके कारण क्या है, ये उसमें है चुंबकीय, इसका फील्ड क्रिएट हो रहा है, चुंबक क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, द्रव अवस्था हो गया। अच्छा, इसको ठोस को चाहे आप ऐसे करके दिखा दो, तो ये लिख दें ठोस। ठीक है, ऐसे ठोस में दिखा दो। और ये क्या है प्लास्टिक में, तो इसको कैसे थोड़ा ऐसे ऐसे दिखा दो, हल्का हल्का भी ठोस, कहीं पर ऐसे आपने सब लिख लें प्लास्टिक, प्लास्टिक अवस्था में आपको पता ही है। ठीक है, और ये फिर से ठोस, फिर से ऐसे दिखा दो ठोस में, फिर से ठोस आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ये फिर से ठोस मिल गया आपको। यहाँ पर हमें खाली भौतिक अवस्था में खाली हमें अवस्था जाननी है इसकी कि कैसी अवस्था है। और इसमें लिख दो यहाँ पे स्थलमंडल, इसको बोलेंगे तो 0 से 100 तक को इसको क्या बोलेंगे, दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल। और इसका दूसरा नाम क्या था, एक निम्न वेग मंडल। और तीसरा नाम अभी लिखवाया था, क्या लिखवाया था, अब भूल गए। तीसरा नाम लिखवाया था तरंग सूचक, इसको बोलेंगे किसी और को बोलेंगे, तरंग सूचक प्रवाह को बोलेंगे। लिखवाया था हमने, ये ऐसे ही बोला था, ऐसे लिखा था। ठीक है, इसे लिखो तरंग सूचक या तरंग सूचक, ये भी ध्यान रखना। और इसको क्या बोलेंगे, बस ये फाइनल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा है मंडल, मध्य मंडल, ये भी तो ध्यान रखो आप लोग। और ये कहाँ से यहाँ से कहाँ तक हो गया, ये बाह्य क्रोड। और ये क्या हो गया, यहाँ तक आंतरिक क्रोड। अब एक बार बस मुझे इसको बोल देना, फिर समझ हो गया। अब ठीक है, ये आपको ठोस में मिल गया। ठीक, ठोस काले से लिख दे रहे हैं। ये प्लास्टिक में हो गया, यानी कि अर्धगलित अवस्था में। और ये सब पता है आपको क्यों अर्धगलित है, क्योंकि कुछ के खनिज पिघल गए, कुछ को नहीं पिघल गए। और ये द्रव में हो गया, और ये ठोस में मिल गया। अब एक बार बस समझ लो कंपैरेटिवली कि ये फाइनल बन गया डायग्राम, कि यहाँ पर क्या है। अच्छा, क्लिक करो फोटो, लोग कीजिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिख दें एक बार, तो ऐसे और लिख लो, रासायनिक परतें, ये आपको आइडिया लग जाएगा। रासायनिक परतें हैं पृथ्वी के अंदर की,
ये ठीक है, ये वाली, और ये वाली कौन सी है? यांत्रिक, आंतरिक नहीं, हालांकि सुधार लिया आपने तुरंत ही, यांत्रिक परतें। और किसकी परतें? पृथ्वी की हैं, ठीक है। अब लो खींचो फोटो। ठीक, ये असंबद्धता लिखा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अरे सॉरी, आप भी खींच रहे हैं? अच्छा, उनके मोबाइल में खींचे फोटो तो भी एक ही हम भी खींचेंगे। ठीक, अब एक बार देखो, समझ लो, ये जो ना, ठीक खींच गया, हटू, ठीक देखो। अब इसको आपको कंपैरेटिव, ये डायग्राम जब आप भी देखोगे, आप इधर भी देख लो, हाँ भाई सब ये डायग्राम देख लो, समझ लो। अब आपको जो पृथ्वी का आंतरिक संरचना है, जो आपने पढ़ा भूकंपी तरंगों ने क्या करा क्या नहीं करा, बात वो PSL वेव अपने ध्यान रखना, कंपैरेटिवली उनका कैरेक्टरिस्टिक्स। लेकिन हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना ध्यान करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसे निकल के आई। ठीक है, ये निकल के क्या आई, अब इसे समझो कि हमने यांत्रिक परतें देखी कि 0 से 30 किलोमीटर तक हम बोलते हैं, उसको भूपृष्ठ बोलेंगे, ये लिखा हुआ है। और 30 से फिर 2900 किलोमीटर तक हमें मिलेगा कौन? मेंटल, यानी प्रावार। और 2900 से 6300 पृथ्वी केंद्र तक मिलेगा हमें क्या? क्रोड मिलेगा। इसको जो क्रोड भूपृष्ठ को और मेंटल को दो भागों में क्या बांट रहा है? वो मोह असंबद्धता बांट रही है। ठीक है, और मेंटल को और जो क्रोड को, इसको दो भागों में, मतलब जो इसको असंबद्धता अलग करी उसको क्या बोलेंगे? वो गुटेनबर्ग विषट असंबद्धता, यानी कि दो अलग कर रही है। अब क्या है, भूपृष्ठ को ही दो भागों में कौन बांट रही है? कोनराड असंबद्धता, सियाल सीमा करके हम बाद में बोल रहे हैं। और इसको प्रावार को यानी मेंटल को दो भागों में बांट रही है, मतलब पूरे बराबर भागों में नहीं, लेकिन हाँ एक असंबद्धता है जो बीच में दो भागों में बांट रही है, वो 700 किलोमीटर पे रिपेटिव असंबद्धता है। फिर हमने देखा इसको क्रोड को दो भाग में बांट रही है, कौन सी? लेहमैन असंबद्धता है, वो 5150 किलोमीटर पे, वो हमने देख लिया। फिर हमने बात करा था, एक हम पीछे बना रखे थे, इनर मोस्ट इनर कोर और है, ठीक है, वो बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर ज़्यादा इतना विवाद है नहीं, लेकिन खाली इस बताया गया। आयतन क्या है? भूपृष्ठ का आयतन समझ में आया? यानी पृथ्वी का जितना आयतन है, यानी कि देखो इसने इतना लिया होगा जितना, अगर पृथ्वी ऐसे बनी होगी तो ऐसे गोल घूमाई होगी, तो 1% ही है पृथ्वी का, ऐसे गोल ऐसे चले आओगे ना, पूरी गोल चले आओगे, तो ये 1% है पृथ्वी के आयतन का, यानी पृथ्वी का 100% आयतन है। और ये इतनी मोटी है, यानी कि 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है, यानी कि पृथ्वी का ऐसे 2900 किलोमीटर घूमी होगी ना, तो यानी कि इतना हिस्सा 84% इसका आयतन है, यानी कि पृथ्वी के सबसे ज़्यादा आयतन तो इसने लिया, यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी के में कौन फैला हुआ है? प्रावार, मेंटल फैला हुआ है। और द्रव्यमान, यानी पृथ्वी का जितना द्रव्यमान है उसका 0.0 द्रव्यमान इसमें है, बाकी भारी वाली चट्टान नीचे बची हुई ना, तो इनका द्रव्यमान बढ़ता चला। इसका द्रव्यमान देखो 67% है, इसका द्रव्यमान कुछ नहीं, इसका 67 है, 67 लगभग है, तो ये बहुत भारी वाली है। और आ जाओगे नीचे तो अब इसके जितने हिसाब से आयतन इसका कम है तो उसके हिसाब से वजन उस हिसाब से, अगर आयतन इसका ज़्यादा होता तो यहाँ पर नीफे वाला था, ये बहुत भारी वाली तत्व है, हमने देखा ना, सिलिकॉन, फिर हमने देखा मैग्नीशियम, फिर देखा हमने आयरन, ये भारी तत्व हैं, लेकिन एरिया इनका कम हो गया, तो इस वजह से इनका वजन थोड़ा इतना तभी 32.5, इससे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये समझ में आया। फिर इसको हमने बोला कि पेरिडोडाइट चट्टानों से बनी होती है, भारी चट्टानों से मिलकर बनाई है, ठीक है, इसलिए इसका आयतन द्रव्यमान हमने देखा ऐसा है। ये चट्टाने से मिलकर, और इसको पायरोस्फीयर और वाइट ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। पायरो का मतलब होता है गर्म होता है, वाइट ऑफ अर्थ मतलब अंडे का आकार है जैसे, उसके हिसाब से जो होता है उसके हिसाब से इसको बोला गया है। और इसको हमने देखा कि इसको क्या बोलते हैं? बैरीस्फीयर बोलते हैं। बैरी का मतलब भारी। किसको देखा हमने? इस वाले को देखा, जो क्रोड वाले को देखा हमने, तो वो भी देख लेना, बैरीस्फीयर लिख लोगे तो हो जाएगा काम। कहाँ लिख लो? कहीं पे इसको पूरे को बैरीस्फीयर लिख लोगे, बैरीस्फीयर। अच्छा, एक चीज़ फिर क्या हुआ, ये हो गया। इसके बाद में हम ये रासायनिक पढ़ते हुए, यांत्रिक पढ़ते हुए हम देखा 0 से 100 किलोमीटर को स्थलमंडल बोलते हैं, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, बिल्कुल ठोस है, लेकिन ठोस और दृढ़ है, लेकिन यहाँ पे ठोस एवं दृढ़ है, किंतु भंगु भी है ये, यानी भंगु या भंगुर बोलते हैं। क्षीण अवस्था, यानी ब्रिटल, बहुत क्षीण अवस्था में, बहुत कमजोर है, यानी चट पर थोड़ा बहुत मारो तो जल्दी टूट भी जाता है, ऐसा नहीं कि इतनी ठोस है कि मारते रहे टूटेगा ना, जब लोहा होता है ना उस पर कितनी चोट मारो। तो ये हो गया। और ये प्लास्टिक अवस्था में अब क्यों है वो आपको पता ही है, खनिज वगैरह पिघल गए उसके। और ये ठोस अवस्था में पाएगा, यहाँ पे क्या दबाव ज़्यादा है तापमान की तुलना में, इसलिए दबाव ऐसा है। और ये द्रव अवस्था में क्यों, यहाँ पे तापमान के तौर पर अधिक हो गया, इस वजह से ऐसा हमने देखा। और फिर यहाँ पे जो घूम रहा है, ये हमने जो पॉइंट लिखे हैं सब ध्यान रखना, इसकी वजह से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है। अभी हम चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएंगे चीज़ें। और ये ठोस अवस्था में, लेकिन इसको कुछ लोग इसकी अवस्था कैसे बताते हैं? अति संपीड़ित प्लाज्मा अवस्था है, लेकिन ये ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है, क्योंकि इस पर उच्च दबाव बहुत पड़ा है, इसलिए ठोस की तरह व्यवहार कर रहा है, वरना ठोस है नहीं। अति संपीड़ित प्लाज्मा अवस्था में एक पिक्चर पकड़ देखो तो क्लियर हो जाएगा। तो ये पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना यही निकल के आई, मतलब हमने जो शुरू से एंड तक पढ़ते आए, तो हमें तुरंग और इन सबसे मतलब पता चलते तो फाइनली ये पता चल गया, ये हमारा पूरा सारा एंड का। ठीक, अब हम ये वाला चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना समाप्त होता है।
अब हम आगे देखेंगे और चीज़ें, लेकिन इसकी हमें कई बार मदद लेनी पड़ेगी। अब हम आगे जब पढ़ेंगे तो इसकी मदद लेंगे कि देखो ये था वैसा था। तो ये सब किलोमीटर वगैरह ध्यान रखना, भूल मत जाना, इसका उसमें मिक्स मत कर देना। और ये ध्यान ऐसे बनाया, ये 30 यहाँ तक है तो 100 उसके नीचे ही बनाया इधर वाला, और फिर उसके बाद 200, फिर उसके बाद 700 है, 2900 है, 51, 50 है, ऐसे करना। ठीक, ये फाइनल है, एक बार बना लेना। और इसे अगर देख के अभी ऐसे ही रहेगा, मैं एक बार फिर हट जा रहा हूँ, स्क्रीन में आ जाएगा, लैपटॉप ले लेंगे। चलो, क्लास होती है ओवर।